माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूं? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है। मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तो मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी। वैसे मेरा नाम स्वीटी है। टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा। मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है। उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी। जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी, या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो। माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो। मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे। पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं, माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। मेरी सहेलियों ने आना है। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू?
जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ये खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना, खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेली रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी, और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है। रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और मां के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, ऐसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला, मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय है? तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था।
वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर लाता है। लड़की रोने लगती है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बापू इस दुनिया से चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है। तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है। मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ। माँ जी, मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप? हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं, मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था। मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी एक दो बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है। उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है। ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ। इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना, जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है। अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना। वहाँ मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा, ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुँचता है।
नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए एक किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।